यस, देखो आपके लेसन 2 में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। आप संघवाद के बारे में पढ़ रहे थे और संघवाद के लिए ही जो आपकी अगला पॉइंट है आपका कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो देखो संघीय व्यवस्था के कारगर यानी सही ढंग से कामकाज के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी होती है, जैसे संवैधानिक प्रावधान कि संविधान में संघीय व्यवस्था के प्रावधान होने चाहिए। जैसे भारतीय संविधान में आपकी ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक होगी, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघीय जो विशेषताएं हैं वो सारी हमारे संविधान में अपनाई गई है। तो ऐसे ही पहली बात है कि किसी भी देश में संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए जरूरी है कि वहाँ का जो संविधान है उस देश का, उस संविधान में प्रावधान ही संघीय होने चाहिए। संघीय व्यवस्था की क्या होनी चाहिए? प्रावधान होने चाहिए। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि संविधान में जैसे प्रावधान कर दे वैसी व्यवस्था चल सकती है, ऐसा नहीं है। अगर किसी देश के संविधान में संवैधानिक प्रावधान है तो भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पर संघीय व्यवस्था चले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि संवैधानिक प्रावधान होना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वहाँ का जो लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है वो भी संघवादी होना चाहिए। अर्थात वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जनता है, वहाँ की जो राजनेता है, उन सब में संघवाद के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, संघवाद के प्रति जो आपके आदर की भावना होनी चाहिए और साथ साथ रहने की भावना होनी चाहिए। तभी जो आपकी क्या चल सकता है, संघीय व्यवस्था चल सकती है। अगर भारत में देखें तो भारतीय में संघ व्यवस्था जो संघवादी व्यवस्था है या संघीय व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। तो भारत में भारत की स्वतंत्रता के समय से ही संघवादी व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन होने का जो श्रेय है वो संविधान को नहीं जाता है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक जो चरित्र है, भारतीय राजनीति का जो लोकतांत्रिक चरित्र है उस चरित्र को जाता है। तो हमारा लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र भी जो है संघीय शासन व्यवस्था की सफलता का श्रेय रखता है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में देखो आपके ये भी जरूरी है संघवाद के लिए कि लोगों में संघवाद की भावना हो, राज्यों में संघवाद की भावना हो, साथ साथ में विविधता का आदर है। तो एक तो है लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र के साथ साथ एक और रहेगा कि संघवाद की भावना, दूसरा विविधता का आदर, विविधता का आदर। अगर भारत में जो आपकी क्षेत्रीय विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, अगर हम उसका आदर नहीं करें तो हमारा जो संघीय ढांचा है वो विफल हो जाएगा, संघीय ढांचा सफल नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। साथ में तीसरी बात ये भी जरूरी है कि हमारे अंदर साथ रहने, संघ में रहने की इच्छा होनी चाहिए। अर्थात तीसरा जो आपके संघवाद के लिए तीसरी बात क्या जरूरी है? संघ साथ रहने की इच्छा, रहने की इच्छा। तो संघ में रहने की, साथ रहने की इच्छा भी जो है होनी चाहिए, तभी जो है संघवादी व्यवस्था स्थापित हो सकती है, चल सकती है। तो देखो आपके कुछ प्रमुख बातों पर हम गौर करते हैं तो पता चलता है हमें कि संघीय व्यवस्था के लिए ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। हालांकि संवैधानिक प्रावधान भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र भी होना चाहिए, और ये होने के साथ साथ में ये 3 बातें बहुत ही जरूरी है। अगर आपके संवैधानिक प्रावधान है, चरित्र भी अच्छा है, लेकिन संघवाद की भावना नहीं है वहाँ के राज्यों में, राज्यों की जनता में, तो नहीं रह सकते। तो ये चीजें जो है संघवाद के लिए जरूरी है। अब बात आती है आपकी भाषाई राज्य। अगला जो पॉइंट है आपका वो है भाषाई राज्य। भारत में जो आपके भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठी तो यहाँ पर अगला हो जाता है कि भाषाई राज्य। अगर हमें
प्रांतों के गठन की बात करें तो लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। 1947 में भारत इसी राह पर चला और 1947 में जब जैसे ही भारत में लोकतंत्र की राह अपनाई, भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसके बाद से लेकर के वर्तमान तक भारत में जो है आपके अनेक जो है राज्यों का निर्माण हुआ। यानी जब शुरुआती राज्य थे उनसे वर्तमान तक जो राज्यों का निर्माण हुआ है, रूप बदला है उनका, वो भाषा के आधार पर रहा है। अगर आप 1947 के भारत के मानचित्र को देखेंगे और 2017 के मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1947 में जो मानचित्र में जिन जो राज्यों के नाम थे, 2017 के मानचित्र में ज़्यादातर राज्यों के वो नाम नहीं मिलते। आपको मध्य प्रांत मिलेगा 2047 के नक्शे में, भारत में मध्य प्रांत मिलेगा। 1947 में भारत के नक्शे में क्या मिलेगा? मध्य प्रांत मिलेगा। 2017 के नक्शे में मध्य प्रांत नहीं, बदल दिया गया। इसी प्रकार 1947 के नक्शे में बंबई प्रांत था। अब जो है आपके उस क्षेत्र को या वहां पर महाराष्ट्र प्रांत है। तो इस प्रकार आप दोनों नक्शों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें काफी भिन्नता है ना। और ये भिन्नता क्यों हुई? ये भिन्नता इस बात के लिए हुई कि जनता ये चाहती थी कि उनके राज्य जो है भाषा के आधार पर गठित होने चाहिए। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भी जनता के सामने इसी बात को रखा था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। और पुनर्गठन करते समय जो है भाषा को, क्षेत्रीयता को, इन चीज़ों को जो है आपके क्या किया जाएगा? ध्यान में रखा जाएगा। संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाएगा और इन्हीं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। तो नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत में जो है आपके कई पुराने राज्य थे, उन पुराने राज्यों को या तो सीमाओं को बदला गया या उनमें नए क्षेत्रों को जोड़ा गया और इन सबको जोड़ करके ये सुनिश्चित किया गया कि ये राज्य भाषा के आधार पर गठित होने चाहिए। एक भाषाई क्षेत्र को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। ये बातें सामने आई। इसके बाद में जो है आगे चल करके ये देखा गया कि केवल भाषा को आधार मानना ही पर्याप्त नहीं है। भाषा के साथ साथ जो है आपके उस क्षेत्र की संस्कृति है, वहाँ का भूगोल है अथवा जातीयता की समानता है, इन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए? राज्य के निर्माण में सम्मिलित करना चाहिए। और इन तीन चीज़ों के आधार पर भाषा के अलावा संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, भूगोल जिसको कहते हैं, और जातीयता, इनके आधार पर आगे चल करके फिर जो है आपके 3 राज्य बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड है। यहाँ ये 3 राज्य जो है आपके फिर बनाए गए। तो इस प्रकार जो है आपके भारत में जो राज्यों के निर्माण का कार्य है, पुनर्गठन का कार्य है, वो भाषा के आधार पर किया गया प्रमुख रूप से। लेकिन आगे चल करके भाषा के साथ साथ जो है क्षेत्रीयता को भी महत्व दिया गया। क्षेत्र को, भूगोल जिसको कहते हैं, भूगोल, संस्कृति और जातीयता, इनको महत्व दिया गया ताकि एक समान संस्कृति वाले, भाषा वाले या भूगोल वाले प्रांत बनाए जाए जिनकी समस्याएं एक सी हो और उनका समाधान भी आसान हो। तो शासन की सरलता के लिए ये कार्य किया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो मैंने भी बताया था स्वतंत्रता के पहले जो है हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने ये वादा किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन बाद में देखा कि भारत का विभाजन हुआ था, बहुत ही दुखद परिस्थिति में हुआ था, रक्त रंजित था और इसके आधार पर इससे जो हमारे जो नेता थे, राष्ट्रीय नेता, उनको आघात पहुंचा और उन्होंने सोचा कि भारत का अगर भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो इससे भारत की एकता बाधित होगी, यानी भारत अखंडित नहीं रह सकता।
तो उन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का कार्य है वो टाल दिया, रोक दिया। परिणाम ये हुआ कि भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठी, और दक्षिणी भारत में तो जो है आपके आंदोलन बहुत तेज हो गए। और इस कारण केंद्र सरकार ने 1953 में एक आयोग का गठन किया, जिसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग को कार्य दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उचित है या अनुचित है। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात है, इस पर सुझाव इस आयोग से मांगे गए थे। आयोग ने जो है आपके 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और आयोग ने माना कि जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाना उचित है या बनाए जाने चाहिए। तो फिर भारत सरकार ने आगे चल करके क्या किया, राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर ही किया। देखो हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन करने की बात थी वो एक बार रोक दी गई थी, टाल दी गई थी। अभी बताया मैंने क्यों टाल दी गई थी, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनके विचार थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से हमारी एकता बाधित होगी। लेकिन बाद का अनुभव है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया उसके बाद का अनुभव है, वो अनुभव हमें ये बताता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से हमारी एकता मजबूत हुई है, हमारी अखंडता मजबूत हुई है। माने हमारे जो एकीकृत व्यवस्था थी हमारी, वो यानी एकता जिसको कहें वो मजबूत हुई है, और प्रशासन को संचालित करने में भी सुविधा हुई है, शासन व्यवस्था को चलाने में भी सुविधा हुई है। तो इस आधार पर क्या किया गया, हमारे भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब बात आती है भाषा नीति कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा नीति कौन सी रखी गई या भाषा नीति क्या रखी गई। तो भाषा नीति देखो आपके भारत की बात करें तो भारत में जो आपके संघीय ढांचा जो था उसकी पहली समस्या तो थी राज्यों के पुनर्गठन की। दूसरी समस्या जो सामने आई भारतीय संघवाद की दूसरी, जिसको परीक्षा भी कह सकते हैं, वो परीक्षा क्या थी, भाषा नीति की थी। तो देखो इस परीक्षा में भी भारत क्या हुआ, अभी तक सफल है, उत्तीर्ण नहीं जिसको कहते हैं। हमारे संविधान में देखो किसी एक भाषा को लेकर के राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है आपके नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, और अनेक भाषाएं होने के कारण हर क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि उनकी भाषा को भी दर्जा मिलना चाहिए, उनकी भाषा को भी महत्व मिलना चाहिए, उसकी भाषा को। और दूसरी बात संघवाद की ये भी एक विशेषता भी होती है कि सबको क्या किया जाना चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए, सबको समानता देना, सबको समान आदर देना, लोकतंत्र की आत्मा भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही भाषा दूसरे लोग भाषाई समूह पर थोपी जाती है तो अनुचित है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक भाषा को जो है भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था हमारे मूल संविधान में, और ये व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी भाषा में जो काम हो रहा है ये कार्य 1965 तक जाते जाते क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और हिंदी में कोई बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि भारत में देखा जाए तो लगभग पूरे भारत में आपके लगभग 40% लोग, ये 40% लोग ही क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी है। इसका मतलब 60% लोग अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो वो अलग भाषा यानी अलग भाषा बोलने वाले ने कुछ लोगों की भाषा को बहुसंख्यकों पर, ये अल्पसंख्यक हो गए भाषा के आधार पर, और शेष बहुसंख्यक हो गए, उन पर नहीं थोपा जा सकता। तो यहाँ पर हिंदी को क्या किया गया था, आपके संविधान में भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन
इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अन्य भाषाओं को भी क्या होना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो अकेली जो है आपके लगभग 40% लोगों की ही भाषा है। तो अन्य भाषाओं को भी क्या किया गया, संविधान में दर्जा दिया गया, संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। और हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। कितनी भाषाओं को? 21 भाषाओं को। किसके अलावा? हिंदी के अलावा अन्य जो हिंदी के अलावा टोटल कितनी होगी? 22 होगी हिंदी सहित। तो इन भाषाओं को संविधान में जो आपकी क्या किया गया है, स्थान दिया गया है, इनको संवैधानिक भाषाएं का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन भाषाओं में सरकारी कार्य किए जा सकते हैं, यानी जो राज्य जिसकी जो भी राज्य भाषा है उस भाषा में कोई राज्य अपना काम कर सकता है। तो ये जो हमारे भाषाई जो स्थिति है, नीति है, ये अपनाई गई है। बेशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों को भी जो है अपनी भाषाएं हैं, जो मैंने बता दिया कि 21 भाषाएं हिंदी भाषाएं हैं, तो प्रत्येक राज्य की लगभग ज़्यादातर राज्यों की ये भाषा हो गई आपकी कामकाज करने की। तो राज्यों की अपने अपने ज़्यादातर राज्यों की अपनी अपनी भाषा होगी, जो हिंदी नहीं बोलते हैं या हिंदी नहीं समझते हैं या हिंदी भाषी नहीं है, वो राज्य अपने राज्य की भाषा में कामकाज कर सकते हैं सरकारी। अन्य राज्यों का अधिकांश काम जो है आपके देखा जाए भारत में तो अपनी जो राजभाषा है उसमें किया जाता है, अपनी राजभाषा है उन्हीं में से किया जाता है। जैसे आपके तेलुगु है, तमिल है, या इनमें से अंग्रेजी है, या आपके जो बांग्ला है ना, बोडी है, डोगरी है, इस प्रकार की जो है आपकी भाषाएं हैं। आपकी जो बुक है, बुक में जो है आपके पेज नंबर 22 पर एक सूची दी गई है, सारणी दी गई है, जिसमें पूरी भाषाएं दी गई है आपकी। और ये भी दिया गया है इसमें कि बोलने वाले जो लोग हैं उनका अनुपात कितना है। तो आप ये देख लेना कि कितने कौन सी भाषाओं को जो है आपके यहाँ पर दर्जा दिया गया है। अगर हमें बात करें भाषा के आधार पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका के उलट हमारे देश ने क्या किया है कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बरती है। श्रीलंका ने तो क्या किया था, शैली भाषा को अन्य भाषाई समूहों पर थोपने का कार्य किया था, उनको राजभाषा घोषित कर दिया और वही भाषा राज्य कार्य काज के लिए अपनाई गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या किया गया, आपके 22 भाषाओं को दर्जा दे करके और हिंदी को थोपने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि भारत सरकार है वो हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है। कैसे कि स्थानीय भाषा भी बनी रहे और हिंदी भी जो है आपके बनी रहे, लोग हिंदी को ज़्यादा समझें और ज़्यादा जो है उसको सीखने का प्रयास करें। अपनी स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को जो है बढ़ावा देने का ये कार्य किया गया है। संविधान के अनुसार देखो, सरकारी कामकाज की जो भाषा है भारत में, इस भाषा को के तौर पर मैंने अभी बताया था कि अंग्रेजी को 1965 तक ही दर्जा दिया गया था मूल संविधान में। लेकिन बाद में जो है जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, उन क्षेत्रों में जो है आपके अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने की मांग बढ़ी और उस मांग को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, अंग्रेजी को भी जो है आपके भाषा के रूप में रखा गया। अंग्रेजी को भी क्या कर दिया गया, आपके संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसको अपनी जो भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं में इसको सम्मिलित कर लिया गया। तो 22 भाषाओं में आपकी अंग्रेजी भी एक भाषा है ना, जिसका प्रयोग जिन राज्यों में अंग्रेजी भाषा को बोला या जाना जाता है उन राज्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, कार्य किया जाता है। देखो आपके अंग्रेजी भाषी जो अभिजन है, क्या बात सोची गई थी कि अंग्रेजी भाषा को जो है राजकीय भाषा बनाए जाने से अंग्रेजी भाषी जो अभिजन है, उच्च वर्ग है, केवल अंग्रेजी भाषा ही बोलता है उसी को लाभ पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी भारत सरकार को अपनी नीति बनानी पड़ी और अपनी नीति का अनुसरण करना पड़ा, है ना। और साथ साथ में जो आपकी राजभाषा को हिंदी को बढ़ावा दिया गया, हिंदी को थोपा नहीं दिया। जैसा मैंने पहले बताया, थोपा क्यों नहीं गया, क्योंकि जो 22 हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को भी जो है दर्जा दिया गया है संवैधानिक। इसका मतलब हिंदी हम थोप दें तो इन भाषाओं को जो है आपके दर्जा नहीं दिया जाता। तो
तो यहाँ पर जो क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है वो अपनी भाषा में अपना काम कर सकते हैं, राज्य अपनी भाषा में राजकीय कार्य हैं उसको कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान जो है हमारे संविधान में करके हिंदी को थोपने की बजाय बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। भारतीय राजनेताओं ने देखो इस मामले में लचीदारों को अपनाया, किस मामले में? हिंदी को बढ़ावा देने और हिंदी को बनाए रखने के मामले में। श्रीलंका ने क्या किया था? अपने क्षेत्रीय भाषा को, वहाँ की जो मूल भाषा है श्रीलंका की, उसको थोपने का कार्य किया था, लेकिन भारत ने जो है ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार भाषा नीति हमारी क्या रही है? हिंदी को बढ़ावा देने की रही है और अन्य भाषाओं को भी जो आपके सम्मान दर्जा देने की रही है। इसके बाद में आपने भाषा नीति के बाद में आता है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की स्वतंत्रता के बाद में केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध रहे? देखो आपके केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था में आपके केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध है ये भी जानना जरूरी है। तो देखो भारत की बात करें तो भारत के केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में बदलाव होता रहा है, ये बदलते रहे हैं, है ना। और इस बदलाव ने क्या किया है? हमारे संघवाद को मजबूत करने का कार्य किया है, संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया है। सत्ता की साझेदारी को संवैधानिक व्यवस्था, है ना, वास्तविकता में कैसे रूप लेती है, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है ये आपके किस प्रकार से रूप लेती है, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों पर ही सत्ता की साझेदारी होती है, सभी लोगों की भागीदारी निर्भर करती है। हमारे जो नेता है, नेताओं की बात करें तो नेताओं का अनुसरण भी संघवाद को बढ़ावा देने का ही रहा है। संघीय शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है कि नेताओं का जो अनुसरण है वो भी क्या होना चाहिए? राजनेता भी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, राजनेता चाहे तो संघवाद को तोड़ भी सकते हैं। तो हमारे जो राजनेता है उन्होंने भी संघवाद को मजबूत करने का कार्य किया है। काफी समय तक देखो हमारे यहाँ एक ही पार्टी, अगर बात करें तो 1947-1952 में आपके पहले आम चुनाव हुए थे। 1952 प्रथम आम चुनाव, यानी कि हमारे यहाँ पर सरकार का गठन 1952 में हुआ था पहली बार। हालांकि चुनावों का कार्य तो जो है 1951 में शुरू हुआ था, लेकिन सरकार का परिणाम निकला और परिणाम निकलना और सरकार बनना ये 1952 में हुआ। प्रथम आम चुनाव 1952 में, उससे लेकर के 1967 तक भारत में एक ही केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में आपकी एक ही दल की सरकार है। कौन सी दल की? कांग्रेस की। कौन से दल की सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अब चूंकि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार है, इसका मतलब उनके संबंध कैसे रहेंगे? मधुर रहेंगे। तो केंद्र सरकार ने राज्यों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया तो राज्यों ने स्वायत्तता की मांग नहीं की, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो संबंध थे आपके मधुर बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और 1967 के बाद में केंद्र में तो ज्यादातर आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और राज्य में देखें तो राज्य में जो आपके दूसरे दलों की सरकारें बनी। राज्य में क्या हुआ कि जो आपके केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार 1967 के बाद में स्थिति में परिवर्तन हो गया। 1967 से पहले तो स्थिति क्या थी? केंद्र और राज्य में ज्यादातर जो है आपकी कांग्रेस की सरकार थी। एक आधा राज्य छोड़ दे तो अलग बात है, बाकी सभी राज्यों में जो है आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तो राज्य और केंद्र के बीच में संबंध मधुर थी। लेकिन 1967 के बाद में क्या हुआ? केंद्र में तो
जो केंद्र है आपके, जो पूरे भारत में शासन करती है, दिल्ली की सरकार, संघीय सरकार, वो तो क्या किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। और राज्य में अलग अलग सरकारें बन गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बन गई। किसी में आपके डीएमके की बन गई, किसी में जो आपके अकाली दल की बन गई, कहीं पर जो आपके मार्क्सवादी पार्टी की बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी की बन गई। इस प्रकार अलग अलग दलों की जो आपके सरकारें भारत में बनी। अब जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र में भी कांग्रेस की और कुछ राज्यों में भी कांग्रेस की, उनके और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध रहे। लेकिन ऐसे राज्य जिनमें आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में दूसरे दलों की सरकार थी, उन राज्यों की सरकारों को केंद्र सरकार ने क्या किया? बर्खास्त करना शुरू कर दिया। और संविधान के अनुच्छेद आपके 352 का उपयोग 356 का उपयोग करके और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया बड़ी सैकड़ों बार जो है अब तक ऐसा हो चुका है। तो इससे क्या हुआ कि राज्य सरकारों ने देखा कि केंद्र सरकार मनमर्जी कर रही है और हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको क्या किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा मनमानी से अनुच्छेद 356 का उपयोग करके उसको बर्खास्त किया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। परिणाम क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कटुता के हो गए, तनाव हो गया और राज्यों ने स्वायत्ता की मांग करना शुरू कर दी। स्वायत्ता में उन्हें और अधिकार मिलने चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसी मांग करना प्रारंभ कर दिया। इस स्थिति में भी आगे चल के परिवर्तन आया। कब है? 1990 के बाद। कब है? 1990 के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि अब जो है आपके स्थानीय जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। क्षेत्रीय दलों का महत्व और भूमिका बढ़ने से उनकी संख्या भी बढ़ गई और संख्या बढ़ने से जो आपके केंद्र और राज्य में कहे तो प्रमुख रूप से केंद्र में देखें तो केंद्र में भी जो आपके क्या हुआ? गठबंधन सरकार बनने लगी। सरकार बनी, केंद्र में भी गठबंधन सरकारें बनी और ज्यादातर राज्यों में भी जो है गठबंधन सरकारें बनने लगे। हाँ, गठबंधन सरकार क्या होती है? तो गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। एक से अधिक दल मिलकर के क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में सबका साझा कार्यक्रम होता है, कोई भी दल अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। और एक दल मनमर्जी करता है, जो बड़ा दल है वो मनमर्जी करे तो दूसरे दल उसको समर्थन नहीं देते हैं, ऐसे भी सरकार टूटने की संभावना रहती है। तो साझा जो सरकार बनती है, साझा दलों की सरकार बनती है, तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों के दल होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के दल होने से वो क्या करते हैं? किसी राज्य में जिस राज्य का क्षेत्रीय दल है वहाँ पर जो है आपके राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अर्थात अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो भारत में भी यही हुआ। 1990 के दशक के बाद में भारत में केंद्र में और राज्यों में जो है आपके गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हो गया। और ये दौर शुरू होने के बाद में जो आपके गठबंधन की जो केंद्र सरकार है वो किसी राज्य का कि मैं अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहे या वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करना चाहे राष्ट्रपति शासन लागू करके, तो नहीं कर पा रही थी या नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि दूसरे दल क्या कर रहे थे? उसका विरोध कर रहे थे। दूसरे दलों ने क्या किया? विरोध किया। इसके अलावा हमारी जो न्यायपालिका है उसने भी जो है आपके एक निर्णय दिया। उस निर्णय के बाद जो आपके हमारे जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उनमें मजबूती आई। न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया कि केंद्र सरकार अपनी मन मर्जी से या इच्छा से किसी राज्य की सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती, उसकी स्वायत्ता को समाप्त नहीं कर सकती, बर्खास्त नहीं कर सकती, भंग नहीं कर सकती। न्यायालय के इस जो निर्णय था उस निर्णय के बाद में केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त करना मुश्किल हो गया।
और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आपके केंद्र और राज्यों के संबंध देखें तो मजबूत हुए हैं, सुधरे हैं। और राज्यों की स्वायत्ता की मांग भी जो आपके राज्यों की स्वायत्ता की जो मांग थी वो भी कमजोर पड़ी है। वर्तमान जो सरकार है उसने सबको साथ लेकर के चलने की नीति अपनाई है और सबको साथ लेकर के चलने की जो नीति है उससे राज्यों को और केंद्र के जो संबंध है वो मजबूत बन रहे हैं। आपके जीएसटी जो कानून आपकी जो कर व्यवस्था लागू की गई है, एकीकृत कर व्यवस्था है, ये व्यवस्था वर्तमान सरकार ने इसीलिए लागू की है ताकि केंद्र और राज्यों के संबंधों को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए।